महिला ने अपनी उंगलियों से अपना गाल ऊपर उठाया, मानो कोड में अपने प्रेमी से बात कर रही हो। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर भी उस आदमी ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई। महिला तुरंत समझ गई और उसने झट से अपने प्रेमी का संदेश एक नोटबुक में लिख लिया। मुकदमे के बाद शाओमी क्यांग द्वारा दिए गए सुरागों का अनुसरण करते हुए निर्धारित साइनपोस्ट की ओर गाड़ी चलाकर गई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही कार पहाड़ के पास पहुंची, वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह अंदर गई और खुद को कियांग के गुप्त अड्डे पर पाया। शाओमी ने कियांग द्वारा दिया गया कोड डाला और एक छिपा हुआ लॉकर तुरंत सामने आ गया। उसने उसमें से हरे रंग के आवश्यक तेल की एक बोतल निकाली। चूंकि कियांग को अगले दिन फांसी दी जानी थी, फिर वह न्याय मंत्री के पास गई, जो उसका पीछा कर रहा था, और उसे उसके साथ रहने पर कुछ भी देने की पेशकश की। शाओमी ने लापरवाही से मेज से एक अखबार उठाया और कहा कि वह एक परीक्षा के तौर पर कुख्यात अपराधी से मिलना चाहती है। उसे आश्चर्य हुआ कि मंत्री ने वास्तव में उसकी बात मान ली। फिर मंत्री ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके शाओमी की मुलाकात कियांग से कराने का इंतजाम किया। तीनों ने पूछताछ कक्ष में आधा घंटा बिताया, जिसके बाद शाओमी और मंत्री वहां से चले गए। हालांकि बाहर से कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी योजना पूरी हो चुकी थी। दोपहर तक कियांग को भी मारा जा रहा था। जल्द ही फांसी दे जाने वाले कैदी के शांत भाव देखकर शेरिफ को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे कियांग के घर से मानव त्वचा के कई मुखौटे मिले थे। उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब तक कैदी का सिर धड़ से अलग हो चुका था। शेरिफ जांच करने दौड़ा और पता चला कि वह आदमी कियांग नहीं, बल्कि स्थानीय न्याय मंत्री था। पता चला कि जब मंत्री और श्याओमी कियांग से मिलने गए थे, तभी श्याओमी ने उनकी तैयारी न होने का फायदा उठाकर उन्हें कोई जादुई इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे वे बेहोश हो गए। फिर कियांग ने जल्दी से तार का इस्तेमाल करके उनकी हथकड़ियां खोल दी। जादुई शक्ति के असर की पुष्टि करने के बाद उसने मानव त्वचा का मुखौटा पहना और जेल में अपने ही वेश में मंत्री की कुर्सी से चला गया। फिर वह और श्याओमी शांति से वहां से चले गए। हालांकि शेरिफ कियांग की चाल समझ गया था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था। इसलिए उसने जानबूझकर अपने आदमियों से कियांग की मौत की खबर फैला दी, ताकि अपराध स्थल की गुप्त रूप से जांच की जा सके। इस समय कियांग अपनी असली पहचान से अनजान निदेशक के वेश में कार्यालय में घुस गया और अपने उन्नत ताला खोलने के कौशल का उपयोग करके तिजोरी खोल दी। उसका इरादा बस कुछ पैसे चुराने का था, लेकिन उसे पता चला कि निदेशक सबसे बड़े स्थानीय बैंक में एक सुपर वीआईपी था। यह पता लगाने के लिए कि निदेशक ने वहां क्या रखा था, उसने खुद जांच करने का फैसला किया। तभी कियांग को पता चला कि उसकी सचिव को शेरिफ का फोन आया था, जिसने उसे चुप रहने और संदिग्ध को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। उसे पता भी नहीं चला कि कियांग पिछले दरवाजे से निकलकर श्याओमी की कार में बैठ गया था। दोनों फिर से भाग निकले और साथ मिलकर पैसे चुराने की ठान ली। उसने श्याओमी को 2 कीमती पेंटिंग जमा करवाने के लिए बैंक बुलाया, लेकिन बक्से में कोई पेंटिंग नहीं, बल्कि एक लेजर था। श्याओमी को आश्वस्त करने के लिए बैंक अध्यक्ष ने तिजोरी की संरचना समझाई। यह 3 मंजिलें थीं, जो कंक्रीट की दीवारों और खंभों से बनी थीं। बीच में एक तार की जाली एक डिटेक्टर से जुड़ी थी, जो किसी के छूने पर अलार्म बजा देती थी। जरूरी जानकारी लेकर दोनों ने आज रात अपना ऑपरेशन अंजाम देने का फैसला किया। वहां 2 सुरक्षा गार्ड थे। श्याओमी का लेजर तेजी से सक्रिय हुआ, जिससे कुछ ही पलों में सबसे अंदर वाली स्टील की प्लेट पिघल गई। कियांग सीवर के रास्ते तिजोरी में घुस गया, एक घर में बना 3 नुकीला कैन निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। उस आदमी ने तिजोरी के बाहर की दीवार में एक बड़ा छेद करने के लिए 3 नुकीले कैन का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने 2 टन कंक्रीट निकाली, जिससे अंदर एक तार की झिल्ली निकली, जिससे अलार्म बज सकता था। लेकिन कियांग बेफिक्र रहे। उन्होंने सावधानी से एक धातु का पाइप निकाला और उसे बिजली के ग्रिड में डाल दिया। फिर उन्होंने एक स्विच दबाया और अंदर मौजूद तेजाब ने दरवाजे के ताले को तुरंत पिघला दिया। फिर कियांग ने नाली खोल दी, जिससे प्रति मिनट 5000 लीटर पानी बहने लगा। तिजोरी सिर्फ आधे घंटे में भर जाएगी। कियांग ने पानी का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा किया, जिससे अलार्म बज गया। सुरक्षा गार्ड ने शोर सुनकर तुरंत निगरानी फुटेज की जांच की। उन्होंने पाया कि यह ऊपर से पानी का रिसाव था, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से दरवाजा बंद कर दिया। बैंक बंद हो गया और बैंक अध्यक्ष को बुलाया गया।
चूंकि बैंक अध्यक्ष ही सोने और पानी के बारे में जानते थे, इसलिए अध्यक्ष तुरंत बैंक पहुंचे। अचानक रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बैंक अध्यक्ष का रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कियांग की प्रेमिका शियाओमी का काम था। पता चला कि कियांग ने सोना चुराने से पहले काफी तैयारियां की थीं। उसने जानबूझकर जियाओमी को पेड़ का रिमोट कंट्रोल दिया ताकि उसे अपने काम के लिए समय मिल सके। जल्द ही पानी पूरी तिजोरी में भर गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था ठप्प हो गई। कियांग ने जल्दी से अपना पैसा निकाला और बिजली का ग्रिड चालू कर दिया, जिससे वह तिजोरी में सफलतापूर्वक घुस गया। उसे मंत्री की तिजोरी मिल गई। पहले चुराई गई चाबी से उसने तिजोरी का दरवाजा खोला, जिसमें कीमती गहने निकले। इसी बीच शेरिफ अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। पता चला कि बैंक के अध्यक्ष ने, जो ट्रैफिक में फंसे थे, पुलिस को फोन कर दिया था। यह जानने पर कि मंत्री की तिजोरी भी तिजोरी में है, शेरिफ ने निष्कर्ष निकाला कि इसका संबंध कियांग से ही होना चाहिए। उसने और उसके आदमियों ने बैंक को सील कर दिया, इस बात से अनजान कि कियांग पहले ही सीवर के रास्ते भाग चुके थे। जैसे ही वह योजना के अनुसार बाहर निकलने वाले थे, उनके हाथ में गोली लग गई। शेरिफ आ गया था। उसे पूरा भरोसा था कि वह कियांग को रोक लेगा, लेकिन पल भर में ही काउंटर में छिपे शियाओमी ने उस पर डंडे से वार कर दिया। कियांग ने मौके का फायदा उठाकर पिस्तौल उठा ली, लेकिन उसने शेरिफ पर हमला नहीं किया। चूंकि कियांग एक चोर है जो अमीरों को लूटता है और गरीबों का फायदा करवाता है, इसलिए वह कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर वह शियाओमी को बड़े ही स्टाइल में सिनेमा देखने ले गया। कहानी यहीं खत्म होती है। कल फिर मिलते हैं।